नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने यदि लोगों को अपने पाले में रखा है तो उसकी एक बड़ी वजह है धर्म, मुसलमानों के प्रति नफरत, हिंदू खतरे में है। ये डायलॉगबाजी ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि वो सच देखना ही नहीं चाहते। और शायद यही वजह है कि अब सत्ता की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वह पाल घर जैसे मामले में, साधुओं की हत्या वाले मामले में, जो सबसे बड़े आरोपी थे चौधरी जी, उन्हें पार्टी में शामिल कर दिया। अब तक तो वह घोटालेबाजों को पार्टी में शामिल करती रही। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर बलात्कार के आरोप लगते रहे। लेकिन यदि गौ हत्या करने वाले, साधुओं की हत्या करने वाले भी यदि पार्टी में शामिल किए जाते हैं तो आप समझिए कि सत्ता का खेल क्या है, सत्ता का सच क्या है। ऐसे में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के खिलाफ यौन शोषण के आरोप को लेकर भी अब हिंदू समाज उद्वेलित है। हिंदू समाज तो उद्वेलित यूजीसी को लेकर भी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य जी की। यानी शंकराचार्य जी को भी नहीं बख्शा जा रहा है, तो आप समझिए कि राजनीति किस तरीके से नंगा होते जा रही है। और शायद यही वजह है कि शंकराचार्य जी ने कहा कि धर्म युद्ध चालू हो चुका है। उन्हें प्रहार करने की उम्मीद तो थी, लेकिन इस नीचता पर उतर आएंगे ये नहीं सोचा था। और ये बात इसलिए कही क्योंकि जिस आशुतोष पांडे ने आरोप लगाया है यौन शोषण का, वह खुद हिस्ट्री शीटर है। 21 मामले दर्ज हैं, उसमें से गौवध के भी मामले हैं। आप समझिए, उसके भी आरोपी रहे हैं, हत्या और दूसरे मामले। ऐसा व्यक्ति यदि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ आरोप लगाता है तो आप समझिए कि मामला है क्या। और मामला क्या है इसे समझना है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। इतना दुर्दांत आरोपी है, इसकी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के अमूमन सभी नेताओं के साथ दिखाई देती है। और यह व्यक्ति शंकराचार्य जी पर उंगली उठा रहा है तो यकीन मानिए कि हिंदू सच में खतरे में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, संसद में क्या सवाल उठा रही है, यह भी देख लीजिए आप। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, इस देश के 3.5 करोड़ लोग विदेशों में जाकर के रहते हैं। उनके माँ बाप, सास ससुर अधिकांशतः इसी भारत में रहते हैं। ये जो भी बाहर और विदेश पढ़ने गए और नौकरियां किया, वो सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर गए हैं, ऐसा नहीं है। माँ बाप अपना पेट काट करके, अपना सुख त्याग करके और कभी कभी विदेश भेजने के लिए अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके उनके विदेश जाने की व्यवस्था करते हैं। वो इतने शिक्षित हुए हैं, उसके लिए भारत सरकार की, किसी की भी सरकार हो, उसने जो एक सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की है उसका भी योगदान होता है। शुरू में जब ये विदेश जाते हैं तो माँ बाप की चिंता करते हैं। उनके बच्चे होते हैं तो माँ बाप को, सास ससुर को बुला लेते हैं, क्योंकि वहाँ देख रेख करने वाले लोग बड़े महंगे मिलते हैं। समय बीतता है, धीमे धीमे वो उनका लगाव अपने माँ बाप के प्रति घटता चला जाता है। मैं आपको इंदौर की एक घटना बताऊँगा। 20 दिन पहले एक ऐसे व्यक्ति के पिता की मौत हो गई। 30 दिन पे, 1 महीना पहले मौत हो गई। और 20 दिन पहले उसके माँ की मौत हो गई। दोनों माँ बाप का शरीर सड़ता गया, गलता गया, चमड़ी की तरह पतल करके हड्डी हड्डी हो गया। उनके बच्चे कभी लौट करके उनके पास नहीं आए। दिल्ली में भी ऐसी ही घटना हुई। 24-25 के आंकड़े बताते हैं कि ऐसी तकरीबन 500 घटनाएं इस देश में ऐसी होती हैं जिनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं और जीवन के अंतिम काल में उनके जीवन का सारा सुख चला जाता है और पीड़ांतक मौत उनको अकेलेपन में
प्राप्त होती है। सरकार ने एक नियम बनाया था, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में। यह एक्ट करीब करीब एक दंतहीन एक्ट था। माँ बाप अगर कोर्ट में जाकर कहेंगे तब उनको सुविधा मिलेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री से आग्रह करूंगा, जो लोग विदेश जाते हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि वो विदेश जाने के बाद अपने माँ बाप के अपने आय का एक निश्चित हिस्सा अपने माँ बाप की देखरेख के लिए अवश्य देंगे, माँ बाप के देखरेख के लिए केयर टेकर की नियुक्ति करेंगे, माँ बाप के हेल्थ इंश्योरेंस का प्राविधान करेंगे और कम से कम हफ्ते में एक बार अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात जरूर करेंगे। यह भी प्राविधान किया जाना चाहिए कि हर 6 महीने में माँ बाप से एक सर्टिफिकेट लिया जाए, सर्टिफिकेट ऑफ फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन। और जो माँ बाप इस प्रकार के ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, भारत सरकार को ऐसे लोगों का पासपोर्ट निरस्त करना चाहिए और उन्हें वापस भारत में बुला लेना चाहिए। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं। तब एआई समिट में प्रदर्शन को लेकर भी बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। क्या सचमुच राहुल गांधी की राजनीति ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बौखला दिया है? और यह उनके भाषण में दिखाई भी देने लगा। पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे, तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। और मैं नम्रतापूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। तब एक खबर तो यह भी है कि एआई समिट में कांग्रेसियों के प्रदर्शन को यदि देशद्रोह साबित करने में पूरी मीडिया भी लग गई है तो शायद उन्हें याद नहीं होगा कि 2010 के कॉमनवेल्थ के कार्यक्रम में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था। जगह जगह, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था। तब देशद्रोही वे नहीं थे। इन दिनों वे देश प्रेमी हैं और तमगा तक बांट रहे हैं। तब ऐसे में एपस्टीन फाइल को लेकर हरदीप पुरी और उनकी पुत्रियों पर जो आरोप लगने लगे हैं, उसके बाद भी क्या उनका इस्तीफा नहीं होगा, कहना मुश्किल है। ऐसे में हम ट्रंप के टैरिफ को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं, जो उनकी नेता प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगा दी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल वैश्विक टैरिफ 10% का लगाया। मतलब अमेरिका में आने वाले हर सामान पर 10% टैरिफ लगेगा। इसका सीधा और सिंपल मतलब है कि हिंदुस्तान पर 10% टैरिफ लगेगा, वो 18% नहीं लगेगा जो ट्रेड डील में तय हुआ था। आपको याद होगा फरवरी की शुरुआत में इंडिया अमेरिका ने एक ट्रेड डील तय करी थी जिस पर भारत पर 18% टैरिफ लग रहा था, 3% से बढ़कर, और हमने अमेरिका पर 0% टैरिफ लगाने का वादा किया था। हमने अमेरिका से वादा किया था $500 बिलियन की तमाम चीजें खरीदने की, जिसमें कि कृषि की चीजें भी शामिल है। हमने अमेरिका से वादा किया था कि हम रूस से सस्ता तेल ना खरीदकर अमेरिकन और वेनेजुएलन तेल खरीदेंगे। आपको याद होगा ये सब हमने फरवरी की शुरुआत में किया था, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अमेरिका में आया है उसके बाद हिंदुस्तान को सिर्फ 10% टैरिफ देना होगा। तो इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, ऐसी क्या जल्दी थी कि नरेंद्र मोदी जी ने बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट किए जल्दबाजी में यह डील साइन करी? महीनों से यह डील पड़ी हुई थी। 30 मिनट की कॉल पर इतना आत्मसमर्पण करके इसको साइन करने की क्या जरूरत थी? हमने अमेरिका की चीजों पर 0% टैरिफ लगाना क्यों माना? हमने क्यों यह वादा किया कि हम $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेंगे, जिससे कि हमारा ट्रेड सरप्लस, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, हमारे उद्योग तबाह हो जाएंगे? हमने क्यों यह माना कि हम रूस से सस्ता तेल ना खरीद के अमेरिका से खरीदेंगे, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया? हमने क्यों अपना पूरा का पूरा डेटा थाली में लगाकर अमेरिका को सौंपने का वादा किया? इन सब सवालों का, और हम एक बात और सवाल है कि हम 3% से जो टैरिफ 18% पे बढ़ा था 6 गुना,
उसकी खुशी मना रहे थे, क्या मूर्खता कर रहे थे हम? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, और वो जवाब है इस देश का कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री। जब नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों का नाम एप्स्टीन की फाइल में आने लगा तो वो घबरा गए और सीधे डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए। मोदी को यह भी डर था कि उनके मित्र गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका में कानूनी शिकंजा वो कसता जा रहा था। इससे मोदी भयभीत थे और इसलिए उन्होंने अमेरिका के सामने भारत के किसानों के, भारत के भविष्य की, भारत की एनर्जी की, भारत के डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबकी बलि चढ़ाकर एक ऐसी ट्रेड डील करी जो भारत के लिए हानिकारक है। वरना कोई भी यह बात पूछेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के लिए क्यों नहीं रुके? आपने इतना कुछ गवा दिया ट्रेड डील में अमेरिका के हवाले से, यह आपने क्यों किया? आपने देश की साख और देश की इज्जत के साथ साथ देश के भविष्य का समझौता क्यों किया? देश को दांव पर क्यों लगाया? ऐसे में देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, किस हद तक हिंदुत्व खतरे में बताया जा रहा है, किस हद तक रोटियां सेकी जा रही है, इसे अब कोई नहीं बताएगा, आपको खुद देखकर समझना होगा। धन्यवाद।